बालादी वेजीघाट पांचवा हिस्सा। जिंदगी मेरे वास्ते एक लानत है। हर पासों क्या होया दुत्कारा हो या कदी मैं आस-पास रजदा कदी हस पासे। स्कूले एक नवा जाते आया थे उस मेरा ना बचिया मन आपना फसदिया हुआ थे। हैरत हुई मेरा ना किसी सदा पुकारिया ही नहीं। ओ कंजरा ओ दलिया ओ बहन ओ बालिया ओ बदिया ए सारे नानू ई मेरा ना समझू। शीशे च अपने शक्ल विकता ते सोचता इस शक्ल नाल इतनी नफरत की जा सकती है। आखिर के कीता है मैं किस दिन को दिन हाथ लाया है केड़ी रनो डाली है। पियो मेरा नशेबाज माँ बदमाश बहन दे बारे चे सारा ग्रह गला कर दे। पर मैं आपके यहाँ लोग वसदे के मैं हरामियाँ मेरा रंग मेरिया बहनियाँ बरावा तो दिख रहा है। मैं चट्टा मन नफरत है चट्टे रंग तू मन नफरत बनिया बर वहाँ तू सारे ग्रां तू आपने तो एक माँ है जोड़ी मन लड़ कर दिए। पर सबसे ज़्यादा नफरत मन अपनी माँ होती ही है। बदमाश पता नहीं अपना केड़ा है वो यार नाल उस्ती के में जमिया भला सोचता है और खंबे पर और जोर से पत्थर मारने लगता है। खंबे पर होने वाले ठन ठन और जोरदार होने लगती है। एक जमींदार दूर से आवाज़ लगाता है उखला ओ मेंजी बालिया कंजरा तेरा मादा। बालक का जी चाहता है कि वो एक पत्थर खींच कर इस जमींदार को भी दे मारे लेकिन फिर वो पेड़ से नरम खेत में छलांग लगाता और भागता हुआ दूर चला जाता है। छठा हिस्सा। हम ऊपर इन मामले का तस्करा कर आए हैं जिनके सबब बाला एक हद दर्जा गौसीले लड़के के रूप में बढ़ता चला जा रहा था। लेकिन इसके साथ और एक और आमिल का तस्करा करना भी अहम है और वो है इसकी बेबसी का एहसास। बाला महसूस करता था इसे चंद जिस कदर गुस्सा आता है इसे किसी पर उतारने के लिए किसी के पास उसी गुस्से के बकदर ताकत मौजूद नहीं है। अपने छोटे भाइयों को खुलकर कभी नहीं पीट सका या ये कहिए कभी इस कदर नहीं पीट सका जिस कदर इसने कभी ख्वाहिश की। घर में अपने गुस्से का नतीजा इसे अपनी ही पिटाई के नतीजे में भुगतना पड़ा था। इस सूरत हाल के अंदर ये दो किस्म के रद्द-अमल पैदा किए। एक तो ये कि इसका गुस्सा किसी और पर उतारे ना जा सकने के सबब इसके लिए एक ऐसा ज़िलज़ला साबित होता है जिसके असरात वो खुद अपने ही जिस्म में महसूस करता है। दूसरा ये कि इसके गुस्से में लाल पीली होती हुई आंखों को देखकर इसके गिर्द मौजूद कोई ना कोई शख्स इसका बाप शौकत या बाले के यार दोस्त खुद इसकी तवाज़े गालियों मुकम्मल लातों से करते थे। इसके बाद इस गुस्से के साथ ही इसके अंदर खौफ की भी एक लहर बेदार होती थी जो इसके दस्तों बाजू को शल सा कर देती और वो अपने यारों दोस्तों से पिटने के दौरान मुनासिब रद्द-अमल की सलाहियत भी खो देता। एक वजह थी गुस्से से वो इस कदर बढ़ जाता कि इसका जी जाता कि मैं इतनी ताकत हो कि इस पर गुस्सा और उसे उठाकर दीवार या ज़मीन पर पटक दे जैसे वो कोई छोटी सी चीज़ हो या वो कोई कांच का गिलास हो जो इसके एक ही ठोकर से रेजा हो जाए। वो चाहता था कि गुस्से इसे इतनी ताकत दे कि इसे एक मुक्के या एक लात से ही इसका हरी ज़मीन के दूसरे किनारे जा लगे। इसके एक थप्पड़ से इसका मुंह पिछली तरफ हो जाए। मगर होता है ये था कि गुस्से के साथ ही इसके दस्ते बाजू चल जाते खुद को ही दूसरों से पिटता हुआ पाता है। इसे हैरत होती कि इतना सारा गुस्सा जब इसकी लात या मुक्के में जमा होता है तो इसके ज़र पर मजरूब को दर्द तक एहसास क्यों नहीं होता। ये सोचकर इसे और भी गुस्सा था। इसकी ज़रब पर मदे मुकाबिल पर तो कोई असर नहीं पड़ता लेकिन वो इसके बदले में इसकी कलाई मोड़कर इसकी कमर पर 3-4 ऐसी ज़रबे ज़रूर जड़ देता था जिनकी तकलीफ इसकी कमर दोहरी हो जाती और वो अपना चेहरा आंसू से धुला हुआ पाता। जब इसे ये मालूम हो गया कि इस गुस्से के दस्तों बाजू का मुकद्दर भी इसके साथ देने से इनकार कर देते हैं तो इसने अपने गुस्से से दो और हथियार बनाए गालियाँ और पत्थर। बाले को वो तमाम गालियाँ और रज़बर थी जो आलमगीर और शौकत से विरसे में मिली थी। इनमें से इसने खुद भी खातिर ख्वाह इजाफा किया था। ये तमाम गालियाँ वो अपने भाइयों बहनों को दे सकता था जिसके बदले में अक्सर इसे मार खानी पड़ती थी।
लेकिन घर से बाहर पिटने के दौरान जब वो गालियां देता तो इसे और भी मार पड़ती। अगर वो अपने हरीफों से दूर होता, जमीन पर पड़े हुए पत्थर उठाता और इनकी जानिब फेंकना शुरू कर देता। लड़के इससे दूर दूर भागने लगते, लेकिन अचानक कोई और लड़का इसके पीछे से आ लेता और फिर इसके पत्थरों के डर से दूर भागने वाले लड़के भी इसके पास आ जाते और फिर सब मिलकर इसकी खूब धुनाई करते। 7वां हिस्सा। रफ़ीक से बाले की नफरत का पहले जिक्र किया जा चुका। रफ़ीक नसरीन में दिलचस्पी लेता था और इसे छुपाने में इसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगर कोई शहरी आशिक होता तो बाले से दोस्ती काटने की कोशिश करता, लेकिन यहाँ तो सूरत हाल ही ठीक है। अगर बाले की पिटाई के वक्त करीब जवान में मौजूद होता तो एक आध हाथ वो भी इसे जड़ देता और यूँ सवाब जारिया में से अपना हिस्सा वसूल कर देता। एक रोज़ बाला शदीद धूप में अपने घर से बाहर मार खाकर निकला हुआ था। उसे रफ़ीक का मुर्गा गली में दाना उनका चुगता दिखाई दिया। इसे देखते ही उसके गुस्से की एक वाज़ेह सिमत अख्तियार कर ली। इसकी आंखों को किसी मुनासिब से पत्थर की तलाश पर मामूल कर दिया। बाले ने करीबी एक ऐसा रोड़ा देखा जो इसकी हथेली में पूरा आ सकता है। बाले ने पत्थर हाथ में लिया और तो ऐसे लगा जैसे इसका सारा गुस्सा, इसकी सारी नफरत इस पत्थर में मरकज़ हो गई हो। बाला आखिर एहतियात से आगे बढ़ा और मुर्गे से तकरीबन 5 गज के फासले पर पहुँच कर रुक गया। मुर्गियाँ अमूमन इंसान दोस्त समझते हैं। बिल्लियों कुत्तों को की तरह इंसानों को देखकर भाग खड़े नहीं होते, इसलिए बाला मुर्गे के और भी करीब जा सकता था, लेकिन वो चाहता था कि फासला इतना दूर होना चाहिए जिसमें इसका वार कारीगर साबित हो। बाले ने अपना बाजू तोला और पत्थर हाथ में लेकर अपने बाजू को जोर से मुर्गे की सिमत फेंका, लेकिन पत्थर हाथ से ना निकला। ऐसा इसने 2-3 बार तबाह किया, लेकिन जब इसने अपने निशाने को पक्का होने का यकीन हो गया तो इसने अपने बाजू की एक तेज रफ्तार हरकत से पत्थर मुर्गे को खींच मारा। पत्थर से इसके सीने या पेट की किसी जगह लगा और वो अपनी जगह से कोई 1.5 फीट दूर जा गिरा। इसकी टांगे और 2-3 मरतबा फट गया, फिर वो ठंडा हो गया। कुछ देर बाद रफ़ीक ने देखा इसका मुर्गा एक बिल्ली के अपने मुँह में दबाए भागे चली आ रही है। 8वां हिस्सा। मुर्गे के इसको इस कत्ल के बाले की नफ्सियाती तब्दीली में एक अहम वाक़े की हैसियत हासिल है। इसके बाद इसने अपने खुफिया हथियार को मुसलसल तजुर्बात से मज़ीद पुख्ता बनाने का सिलसिला जारी रखा। इसका नाम इसने एटम बम रखा। नहर के पार से रसूल झील पर बहुत से परिंदे उड़ते थे जो इसके तजुर्बात के लिए मुफीद साबित हुए। वो झील के किनारे खड़ा होकर इनके झुंड की तरफ अल्लाह अकबर कहकर एक पत्थर खींच मारता। बाकी परिंदे उड़ जाते या इधर उधर हो जाते। कोई एक परिंदा मुर्गाबी या बत्तख मुर्दा हालत में झील की सतह पर उभर जाती। वो इन्हें अपने घर भी लाने लगा और इसने नसीन को इस राज में शरीक कर लिया। वो इन्हें अपने पत्थर का निशाना बनाता है। नसीन वो राज अपनी माँ को बताने में देर नहीं की। इसलिए गांव में जब लोगों को मुर्गियाँ मुर्गे पत्थरों के बारे से मरने लगे तो और आलमगीर को इसकी खबर हुई तो इसका शक भी बाले पर ही गया। लेकिन बाला इन दिनों एक और शिकार के पीछे लगा हुआ था। रफ़ीक के घर में 4 बकरियाँ थीं और शाम के वक्त इन्हें चराने के लिए निकलता था। बाला कुछ दिनों से इनकी ताक में था, लेकिन वो बकरियाँ रफ़ीक की नज़रों के सामने रहती थीं। खेतों में गंदम की कटाई हो चुकी थी और खेतों के दरमियान गंदम का ज़ख़ीरा खड़े कर दिए गए थे। बकरियाँ नीचे इधर उधर पड़े सट्टे खाती थी। एक रोज़ बाले ने देखा रफ़ीक एक बकरी बाकी बकरियों से अलग होकर कुछ दूर चढ़ने लगी हुई। जब रफ़ीक अपने संगियों के साथ काफ़ी दूर खड़ा है, बाला गंदम के एक ज़ख़ीरे के पीछे खड़ा हुआ जिसके पीछे खेत की गहराई में था। ज़ख़ीरे के पीछे भागकर बने इससे खेत में छलांग लगाई जा सकती थी। बाले ने एक पत्थर उठाया और बकरी का सर का निशाना बांधा। इसका बाजू को बकरी के सर की सिमत 2-3 मरतबा फेंका और बाला आखिर इसकी जानिब ज़ोरदार थ्रो की। पत्थर बकरी के सर पर लगा और मुर्गी के बरक्स वो मैं करके बुलाने लगी। बाले ने देखा कि बकरी में मैदान पर रफ़ीक और इसके सिंगियों को रुख फौरी बकरी की तरफ हुआ। इसने गंदम के ज़ख़ीरे के पीछे भागकर खेत में छलांग लगाई। वो दौड़ता हुआ दूर निकल गया। दूर जाकर इसने खेत एक बने के ऊँट से देखा तो रफ़ीक और इसके संगी ऊपर के नीचे के खेत में हमलावर को तलाश कर रहे थे। बाला अपनी कामयाबी में मुस्कुराता हुआ वापस घर चला आया। रफ़ीक इसके संगियों ने बाले को देखा तो नहीं था, लेकिन बकरी के सर पर गहरे जख्म के निशान के पास पड़े हुए खून आलूद पत्थर से इसकी हलाकत के सबब तक फ़ौरन पहुंच गए थे। शाम को गांव में इस बात पर बहस हो रही थी कि बकरी को पत्थर कौन मार सकता है। चाचे नूरे ने इत्तला दी कि इसने एक दिन बाले को देखा था। वो एक दरख्त की शाख पर बैठा सामने खड़े हुए खंबे को पत्थरों से निशाना बना रहा है। फैजू में चेहरे के लड़के तैरू ने बताया कि इसने बाले को रसूल झील के किनारे परिंदों को पत्थर से निशाना बनाते हुए देखा। सबने ये सलाह दी कि इन्हें चलकर बाले के बाप से इसकी शिकायत कर देनी चाहिए। रफ़ीक के करीबी दोस्तों का ख्याल था इन्हें बाले को पकड़ कर इसका खूब ठुकाई करनी चाहिए, लेकिन रफ़ीक ने इन सबको रोक दिया। वे कराज के आल दे दी। इसने कहा संगियों पूछने पर भी ना बताया कि वो क्या करने वाला है।
नवा हिस्सा। बाला हस्ब दस्तूर बाप से लात खाकर बाहर निकला तो इसे शफकत नजर आया। शफकत बड़े दोस्ताना अंदाज में इसकी तरफ बढ़ा। इससे कहा को कई रोज से एक राज में शरीक करना चाहता है। बाले को राज के लफ्ज़ से ही पता चल गया वह रफ़ीक़ा और इसकी बहन के बारे में कुछ बताने वाला है। बाले को पता था कि नसरीन जब भी घर से बाहर आती है रफ़ीक़ उसे ताड़ता है और इसकी जानिब जो माने जुमले उछालता है। इसकी सहेलियों की मौजूदगी की परवाह नहीं करता। नसरीन ये बात घर में बता चुकी है। आलमगीर ने एक मरतबा घर से बाहर निकलकर रफ़ीक़ को अपनी बहन से जिनसी ताल्लुकात कायम करने का बम्बागे दाहल भी मशवरा भी दिया था, मगर रफ़ीक़ ने ये गाली भी मुस्कुरा कर वसूल की थी और अपनी हरकतों से बाज नहीं आया था। मैंने बताया बाले शफकत को बात करने से रोकते हुए कहा, लेकिन शफकत ने इसे कहा कि बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। रफ़ीक़ अपने दोस्तों को कुछ और बताता फिर रहा। बाला समझ गया इसने शफकत को मज़ीद बात करने से एक बार फिर रोक दिया। इसने अपना खून खोलता हुआ महसूस किया और तेज़ कदमों से अपने घर के अंदर दाखिल हो गया। अब्बा घर से जा चुका था और नसरीन झाड़ू लगा रही थी। बाला सीधा नसरीन की तरफ बढ़ा और इसकी कमर पर पूरी ताकत से मुक्का रसीद किया। नसरीन दर्द से पीठ के बल ज़मीन पर ढह गई। इसने हैरानी से बाले की तरफ देखा। बाले ने आंखों में खून भरकर इससे पूछा, रफ़ीक़ा गाँव में कहता फिर रहा है कि नसरीन ने कहा है इसे नहीं मालूम। वो तो इस पर थूकती भी नहीं। बाले को भी यकीन नहीं था, लेकिन फ़िलहाल इसे समझ नहीं आई थी अपना गुस्सा किस पे उतारे। नसरीन कर सुनकर आलमगीर भी चली आई। बाले ने अपना गुस्से जब्त करते हुए इसे बताया कि रफ़ीक़ा गाँव भर क्या क्या बताता फिर रहा है। आलमगीर के मुंह में से गालियों का एक फव्वारा उमड़ा और इसने कहा, रफ़ीक़ा बकवास कर रहा है। नसरीन कई दिन से अकेली बाहर नहीं गई। बाला चारपाई पे बढ़ गया। इसने खुद को एक अच्छा जिम्मेदार फ़र्द महसूस किया। जल्द से जल्द इस मामले को मैं कुछ न कुछ करना चाहता था। घर पर एक सकूत सा तारी हो गया। आलमगीर ने चारपाई पर बाले को संजीदगी से बैठे देखा। इसके होठों पर और सिलुई आ रही थी जो इसकी जवानी की आमद का पता दे रही थी। आलमगीर इस सकूत के आलम में बाले को देखती रही। इसने अपने सीने में ममता को अंगड़ाई लेकर जागते हुए महसूस किया। सोचा उन वड्डा सारा हो गया है मेरा बदल। वो एक एहसास तफाखुर के साथ कुछ देर बाले को देखती रही। फिर बाले के पास आकर चारपाई पे बैठ गई। इसने प्यार से कंधे पर हाथ रखा और बोली, चल रोटी खा ले। बाले ने सख्ती से आलमगीर का हाथ अपने कंधे से हटा दिया और चारपाई से उठ के चला गया। वो रोटी की चंगेर की तरफ गया था और आलमगीर चाहती थी कि ऐसे रोटी वो खुद निकाल कर दे, मगर वो जानती थी बाला रूठा हुआ है और वो इसे ऐसा करने की इजाज़त नहीं देगा। वो दूरी से बाले को पसंदीदगी से देखती रही, जिसमें आज इकबाल मोहम्मद ख़ान की शबाहत ज़्यादा नज़र आ रही थी। आज जब वो बहुत संजीदा हुआ करते थे। आलमगीर की तवज्जो काफ़ी देर से नसरीन की तरफ नहीं हुई थी, जो बाले से गुस्सा खाने के बाद दीवार से के साथ लगी बैठी टिस्वे बहा रही थी। आलमगीर ने इसे घूर कर देखा तो नसरीन ने सिसके लेते हुए झाड़ू दोबारा हाथ में पकड़ ली। घर में कुछ देर झाड़ू के फर्श पर चलने की आवाज़ आती रही। बाला कुछ देर बाद घर से वापस बाहर निकल गया। आलमगीर ने पीछे से इससे आवाज़ दी तो गुस्से की एक लहर बाले के तन बदन में दौड़ गई। अपना काम रखिया कर, इसने आलमगीर को सख्ती से कहा और घर से बाहर निकल गया। घर से बाहर इसे जो लोग मिले तो इससे ऐसा लगा कि वो इसकी तरफ देख रहे हैं, आपस में ऐसी बातें कर रहे हैं। इनका मौजू वो या नसरीन है। थोड़ी देर चलने के बाद इसे रफ़ीक़ के दो दोस्त नजर आए जो इसको मुस्कुरा कर देखते रहे। बाला इनके पास से गुजरा तो इनमें से एक ने इसकी कानवाज़ दी, यही वही है। हाँ। बाला गुस्से से मुड़ा और इन्हें घूर कर देखने लगा। वो दोनों मुस्कुरा कर देखने लगे। दोनों 18-20 साल के हट्टे जवान थे और बाला जानता था वो इनका मुकाबला नहीं कर सकेगा। वहाँ से चल दिया। इसे पीछे से इसकी आवाज़ आई, हाँ रातें छत्ते बुला के थे। हाँ दूसरे ने खै लगाई। बाला खड़ी दोपहर में चलता हुआ अपने बरगद के दरख्त पर पहुँचा। दरख्त के एक शाख की खो में छुपाए पत्थरों की थैली निकाली और बहुत कुछ सोचने लगा। 10वां हिस्सा। बाला रोज़ सुबह उठ के रफ़ीक़े के घर पर नज़र जमा देता, लेकिन रफ़ीक़ा सुबह सवेरे घर से नहीं निकलता था। 3-4 रोज़ बाद इसने देखा सरगी के अज़ान के बाद रफ़ीक़ा घर से निकलकर रसूल बिराज की तरफ जा रहा है। बाला भी इसके पीछे पीछे चलने लगा। वो नहर के पीछे सरकंडों में झुंड में दाखिल हो गया। सरकंडों से इसने निशाना बनाना आसान नहीं था, क्योंकि पत्थर सरकंडों के टकरा कर अपनी सिमत तब्दील कर सकता है। बाला आखिर काफ़ी दूर से रफ़ीक़ को देखता रहा। रफ़ीक़ ने सरकंडों के दरमियान एक खाली जगह देखी और अपनी शलवार का नाड़ा ढीला किया। इसने खड़े होकर पेशाब किया, फिर चलता हुआ कुछ दूर जाकर शलवार को घुटनों से नीचे कर ले जाकर उखड़ू बैठ गया। बाला आखिर कोई आवाज़ पैदा की। इसके सब के पीछे 6-7 गज के फासले पर पहुंच चुका था। रफ़ीक़ ने अपनी ख़मीज़ ऊपर से की हुई थी। इसकी तंगी तशरीफ़ बाले के बिल्कुल सामने थी। बाले ने अपनी अंदर
से नफरत के साथ साथ घिन भी महसूस हो रही थी। हाथ में पकड़ा इस पत्थर की गिरफ्त और भी मजबूत की। बाले ने 2-3 बार अपने बाजू को रफीके की तरफ किया और वो बात यकीनी बनाना चाहता था इसका निशाना कम से कम एक बार तो बिल्कुल न चुके। एक रफीके ने मुंह फेरा तो बाले ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ पत्थर पूरी ताकत से इसकी तरफ फेंक दिया। पत्थर रफीके के माथे पर लगा और वो अपने पखाने पर ढह गया। पहला ने अपने बाएं हाथ में पकड़ा हुआ एक और पत्थर दाएं संभाला और रफीके के सर पर पहुंच गया। रफीके के माथे से खून उबर रहा था लेकिन अगले वार से बचने के लिए अपने दोनों हाथ मुंह के आगे कर दिए थे। बाले ने इसकी खोपड़ी को निशाना बनाया। रफीके ने इस बार अपना चेहरा छुपाने के बजाय उठकर बाले को पकड़ने की कोशिश की। इसकी सलवार घुटनों में फंसी हुई थी इसलिए वो थोड़ा लड़खड़ाया और बाले ने इसके सीने पर लात मारकर इसे फिर गिरा दिया। इसका मुंह खून से लथपथ हो चुका था, सलवार पैरों में अटकी हुई थी। बाले का तीसरा पत्थर इसके जख्मी माथे पर लगा, इसका सर चकरा कर ढह गया। बाला आखिर इसके सर की पिछली जानिब से आया और एक बड़े पत्थर से इसके सर पर मारकर ज़रब लगाने लगा। रफीके के हाथ नीम बेहोशी में अपना सर को ढांपने की कोशिश कर रहा था जिस जगह वो ना मौजूद होते। पत्थर की तरफ वहीं पर थी। बाले ने पत्थर से कूट कर इसकी भी उंगलियां भी तोड़ दी। रफीके के जिस्म की हुई हरकत बाकी न रही तो बाले ने पत्थर से मारकर इसका सर कुचल दिया। बाला उठा, उसने रफीके का जिस्म देखा तो जो नीचे से नंगा था और इसके जांघों के दरमियान एक मरियल सा चूहा पड़ा था। नफरत की एक और लहर इसके सीने में उमड़ी और इसने पत्थर मारकर इसे भी कुचल दिया। एक मोटी सी मक्खी कहीं से आन मौजूद हुई। रफीके की लाश खून और पखाने पर मंडराने लगी। सुबह की दूर तक फैली हुई खामोशी में हुआ सरकंडों का झाड़ में झंकार के ऊपर से गुजरती हुई सांप की शुकर जैसी आवाज़ देती। खामोश में वो मक्खी की आवाज़ सायरन जैसी दे रही थी। मक्खी ने कुछ देर वावेला किया और फिर दूर जाते हुए बाले के कानों में इसकी आवाज़ भी मालूम होती चली गई। 11वां हिस्सा। बाले ने एक पोटली में पहले ही अपना सामान बांध रखा था। रफीक का कत्ल पूरी तरह यकीन कर लेने के बाद इसे वहां से भागना था। इसे पता था कि रफीक के घर वाले दोपहर के खाने से पहले इसके बारे में परेशान होंगे। इन 6 घंटों में इसे कहीं ना कहीं निकलना था। बस बैठने में ये ख़बात थी कि बस का ड्राइवर, क्लीनर या कुछ मुसाफिर इसे इसके अब्बे शौकत को जानते थे और बाद में बता सकते थे बस में बैठकर कहाँ गया था। इसने पहले से तय कर रखा था वो वहाँ से पैदल निकलेगा। वो मूंग गांव के पीछे से होता हुआ दरिया झेलम की तरफ चलना शुरू हुआ और दरिया झेलम के इस किनारे पहुंचा जो कम चौड़ा था। इसने पोटली सर पर रखी, तैर का दरिया पार किया। मलिकपुर का गांव सामने था। रास्ते में सरकंडों के झाड़ झंकार में वो आसानी से रुपोश हो सकता था। यहाँ इसे शुरू में कुछ डर लगा कि किसी वक्त भी कोई जानवर न आ सकता था, मगर उसे पत्थरों की पोटली पर पूरा भरोसा था। वो दोपहर हो गई तो इसने पोटली से रोटियां निकाल कर खाई। इसने बड़ी सी पोटली के अंदर एक दज्जी में अचार के साथ लपेट कर रखी हुई थी। खाने से उसे नींद सी आ गई। वो वहीं ज़मीन पर सो गया। सपैर की उसकी आंखें तो उठा और वापस दरिया की तरफ गया। किनारे से कोई भी इसकी सिम नहीं आ रहा था। इसने दरिया से उतरकर मुंह पानी के छप्पे मारे और फिर अंधेरे होने का इंतजार करने लगा। इसने तय किया था वो रात को अपना सफ़र तय करेगा। पोटली में अब भी एक रोटी बची थी। शाम के साए गहरे हुए थे तो इसने दरिया के साथ सफ़र शुरू किया। इसका रुख जलालपुर शरीफ की तरफ था जहाँ हकीम हाफिज़ बरकतुल्लाह शाहीन का घर था। जब वो जलालपुर शरीफ पहुंचा तो सारा गांव सोया हुआ में मिला। एक गली में से अंदर दाखिल हुआ तो इसका इस्तकबाल कुत्तों ने किया। एक आध कुत्ता होता तो पत्थर के आजमुद्दीन काम कर देता, लेकिन पहले कुत्तों की आवाज़ पर पूरे जलाल शरीफ के कुत्ते बेदार होकर इसकी आवाज़ से आवाज़ मिलाने लगे। बड़ा कस्बे से बाहर निकल आया और एक खेत के बने पर चादर बिछाकर लेट गया। नींद की आंखों से कोसों दूर थी। वो वैसे भी आंखों की सरगी पहले का इंतजार कर रही थी। इसका जी नहाने को चाह। वो उठा और कपड़े उतारकर बिने के साथ बनी हुई खाल में लेट गया, लेकिन इससे अपने बदन में कीचड़ चिकनाहट का एहसास हुआ। खाल से के ऊपर पानी साफ था लेकिन खाल के उतरने के नीचे कीचड़ और भर मिट्टी चली आई थी। वो नहाने से साफ सुथरा होने के बजाय मंच कीचड़ से लथपथ हो गया। वो जल्दी से बाहर निकला और कपड़े पहन लिए। खाल में मिट्टी के बैठने का इंतजार करने लगा। मिट्टी थोड़ी ही सी बैठी थी तो इसने मुंह पर पानी छापे मारकर इसे साफ किया और चादर की बक्कल मारकर बैठ गया। कुछ देर कस्बे से फजर की अज़ानें सुनने लगी। वो कस्बे की तरफ चल पड़ा। 4-5 मिनट के बाद वो बरकतुल्लाह शाहीन के घर पर दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। इसने दरवाज़ा खोला तो सामने चादर की बक्कल मारे बला खड़ा था। पहली नज़र में तो उसे पहचान न पाया, लेकिन उसने चादर उतारी तो पहचान किया। घर के अंदर लिया। हाफिज़ के बावर्ची खाने से धुआं उठ रहा था मगर कोई अंदर मौजूद नहीं था। हाफिज़ खुद ही सुबह सवेरे चूल्हे पर चाय की केतली चढ़ा देता था। घर में इसकी बीबी और एक 8-9 साल की लड़की मौजूद थी जो दोनों सो रहे थे। बाले ने मुख्तसर अल्फाज में हाफिज़ को बताया कि वो घर से भाग आया और इसने खुद को दीन के लिए वक्फ करने का फैसला कर लिया।
इसलिए हाफिज़ से बताया आगे क्या करना है। हाफिज़ सुबह ही सुबह पढ़ने वाली इस हफ्ता के लिए तैयार नहीं था। इसने बाले से कहा इसे कुछ सोचने का मौका दे। वैसे भी नमाज का वक्त था। वो बाले का हाथ पकड़ के इसे लकड़ी और दीगर फाजिल सामान रखकर कोठरी में ले आया और इससे कहा वहीं रुके। बाला हैरान परेशान सब देखता रहा। हाफिज़ इसे कोठरी में बंद करके बाहर से ताला लगा कर चला गया। हाफिज़ बरकतुल्लाह शाहीन इसकी 2-3 मुलाकातें हो चुकी थीं। वो दीन के लिए खुद को वक्फ करने का इससे वादा कर चुका था। पहली मरतबा इससे मूंग की मस्जिद में पेश इमाम ने जुम्मे की नमाज के दौरान मुतारिफ कराया था। वो कश्मीर और अफगानिस्तान में जिहाद के सिलसिले में चंदा इकट्ठे करने की मुहिम पे था। आलमगीर को अपने गुनाहों का ख्याल भी सताता, इसलिए वो बाले से सिर्फ एक फरमाइश करती थी कि कम से कम जुम्मे की नमाज़ पढ़ने मस्जिद चला जाया करे। बाले को मस्जिद में आने वाला वो शख्स कुछ अजीब सा लगा। इसने मुख्तसर खिताब में अपनी साथियों को कारनामे बताए थे जिसमें मस्जिद में अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठी। बाले ने अब भी अपने सीने में एक जोश सा उबलता हुआ महसूस किया। नमाज के बाद कई लोगों ने हाफिज़ शाहीन को के गिर्द घेरा डाल दिया। इससे मुख्तलिफ सवाल पूछने लगा। बाला खामोशी से इसकी बातें सुनता रहा। फिर एक दिन इसने गाँव जलालपुर शरीफ पहुँच गया जो दरिया जहलम के इस पार वाक़ था। हाफिज़ शाहीन ने इसे जलालपुर की मस्जिद की तरफ नमाज के वक्त मिल गया था और हाफिज़ इसे अपने साथ घर ले गया। बाला घर से भाग जाने का मंसूबे पर तो पहले ही बना चुका था, मगर इसे ये नहीं सूझता था कि वो भाग जाने के बाद क्या करेगा। तालीम और हुनर इसके पास कोई ख़ास नहीं था। कोई इसे नौकरी नहीं देता। इसे बड़ी मुनासिब मालूम हुई कि भागने के बाद वह ऐसे किसी ग्रुप में शामिल हो ले जो इसको खाने पीने और रहने सहने का इंतज़ाम कर दे। इसके बाद वो अपने मुस्तक़बिल के बारे में मज़ीद सोच सकता था। हाफिज़ शाहीन के घर इसकी बातें सुनने के बाद इसने तय कर लिया कि वो भागकर इसके साथियों में शामिल होगा। इसने शाहीन से कच्चा पक्का वादा भी कर लिया था। हाफिज़ शाहीन को उम्मीद नहीं थी कि वो अपना वादा पूरा करेगा। इस्लाम की हिमायत घर बार छोड़ देने का इरादा तो बहुत लोग करते थे, लेकिन इससे पूरा करने का ख्याल कम ही लोगों को आता था। दूसरी जानिब बाले को पता था कि अगर वो घर से भागने की कहानी को हाफिज़ को सुनाएगा तो इसे अपने पास पना देगा, लेकिन वो इसे बताने पर खुद को आमादा नहीं कर पाया था। वो अपने गांव से किसी का कत्ल करके भागा हुआ है। तेरवा हिस्सा। कुछ देर बाद बाले को बाहर खटपट की आवाज़ सुनाई दी। इसने दरवाजे के दर से झाँक के देखा था। हाफिज़ की बीवी बेटी उठ चुकी थी। 8-9 साल की बच्ची कुछ देर चूल्हे पर जलती हुई लकड़ियों में लोहे और फूंके मारती रही। थोड़ी देर बाद तवे पर पकते हुए पराठों की खुशबू इसके रत्न में आई तो इसकी भूख बेदार हो गई। कुछ देर बाद हाफिज़ की बेटी ने बुरखे में पहने कंधे पर बस्ता लटका नजर आई, फिर बाहर निकल गई। इतने में हाफिज़ भी घर आ गया। बेचैनी से बाले का बुरा हाल हो रहा था। वो सोच रहा था कहीं हाफिज़ पुलिस को इत्तला ना दे आया हो, कुछ ही देर में सिपाही से पकड़ना आ रहे हो। वो सोच रहा था इसे हाफिज़ पर एतबार करना भी चाहिए या नहीं। दिन चढ़ा आया था। वो भूख से बेहाल हो रहा था। बहुत देर बाद इसे दरवाजे पर खत मुख्य आवाज़ आई। फिर ताला खुलने की। दरवाज़ा खुला और हाफिज़ इसके सामने था। इसे पकड़ कर घर के बड़े से कमरे में ले गया और अंदर से कुंडी लगा दी। इसने अपनी बीवी को बाहर कहीं भेज दिया था। मेज़ पर रखे टाइम पीस पर सुबह के 10 बज चुके थे। बाला कमरे में रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया। इसके सामने मेज़ पर अखबार पड़ा था। हाफिज़ के चेहरे से परेशानी नुमाया थी। इसने अखबार खोला और इसके अंदर सफ़ात पर दर्ज एक खबर दिखाई। बाले ने खबर की सुर्खी पड़ी तो खौफ की लहर अपनी रीढ़ की हड्डी में महसूस की, लेकिन खबर पढ़ते हुए से इतना गुस्सा है कि इसकी आंखें लाल अंगारा हो गई। बहन से मुबैना ज्यादती पर दोस्त का कत्ल। मंडी बाउद्दीन के कस्बे मोंग के एक नौजवान इकबाल उर्फ बाला ने अपनी बहन से दोस्त दराजी करने पर तैश आकर अपने दोस्त मोहम्मद रफ़ीक को कत्ल कर दिया। इलाका का कहना है मोहम्मद रफ़ीक ने मुबीना तौर पर कुछ रोज़ पहले बाला की बहन मसमत से ज्यादती की थी। ताहम मोहम्मद रफ़ीक के अहले खाना का कहना है कि इल्ज़ाम गलत है। खुद ने भी तहाना मोंग में नामा निगार से बात करते हुए दावा किया मकतूल मोहम्मद रफ़ीक ने इससे ज़्यादती नहीं की थी। ताहम पुलिस का कहना है कि असल बात इसकी मेडिकल रिपोर्ट के बाद ही मालूम हो सकी। पुलिस ने इकबाल के वालिद शौकत को हिरासत में लिया है, जबकि इकबाल और बाले की तलाश में छापे मारे जा रहे हैं। 14 ये सब बकवास है। किस कंजर ने खबर बनाई है? मेरी बहन के साथ कुछ करने की किसी की जुर्रत ही नहीं हो सकती। इस कंजर ने अपनी ज़ुबान सिर्फ बहन का नाम लिया था। अगर वो कुछ करता तो इसके पूरे ख़ानदान को गोली मार देता। बाला अपनी आवाज़ को पूरी क़ुव्वत से दबाने की कोशिश करता, लेकिन गुस्से से इसका चेहरा लाल हो रहा था। पुत्र, ये तो सब तो होता ही है। अखबार वालों को मिर्च मसाले लगाने का काम है, लेकिन तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि तू कत्ल करके भागा हुआ है? अखबार में खबर छप गई, अब पुलिस तेरे पीछे है। हाफिज़ ने खिलाफ तवक्कुश के क़ातिल होने का इंकशाफ पर ज़्यादा घबराहट का मुज़ाहरा नहीं किया था। ये बात
इसे बाद में मालूम हुई थी हाफिज न सिर्फ अफगानिस्तान जा चुका है बल्कि पाकिस्तान में भी लोगों में हमले पर मुलविस रहा है। इंसानों के हाथों इंसानों को खून, इसके लिए कोई नई अनहोनी बात नहीं। तो फिर मैं क्या करूं? ये जगह बहुत नज़दीक है, तुझे कहीं और जाना होगा। लेकिन अभी दिन निकल आया है, जब तक मैं न कहूँ कोठरी में ही रहे। मैं कुछ और सोचता हूँ। हाफिज ने इसे दिलासा दिया। फिर दरवाजे की कुंडी खोलकर इसके लिए चाय और गर्मा गर्म पराठे ले आया। इसके बाद इसे फिर से ले जाकर कोठरी में बंद कर दिया। पराठे खाकर वाले की नींद सी आने लगी। हाफिज ने इसे तकिया भी दिया। वो एक बड़ी सी लकड़ी पर तकिया रखकर ज़मीन पर ही लेट गया और कच्ची सी मिट्टी के फर्श पर मुँह सांसों में उतारता गहरी नींद सो गया। 15वां हिस्सा। बाले की आमद के बाद हाफिज के बारे में बहुत परेशान था। अगर वो घर के बाहर से भाग कर आया हुआ होता तो इससे बासानी भलवाल, सरगोदा, खुशाब में अपने दोस्तों के सुपुर्द कर सकता था। लेकिन यह मामला खतर का था। दोपहर में इसने भलवाल में अपने दोस्त फताउद्दीन को फ़ोन किया। इसे बताया कि इसके पास एक लड़का है जो दिन के काम के लिए घर से भाग गया है। फताउद्दीन ने इस पर खुशी का इजहार किया तो हाफिज ने इसे बताया कि वो मामला और पेचीदा है, फ़ोन पर नहीं बताया जा सकता। फताउद्दीन ने 1 घंटे बाद फ़ोन करने को कहा। 1 घंटे बाद हाफिज ने फ़ोन किया तो दीन ने इसे बताया कि भलवाल बाले को लेने आए तो इसे आते हुए फिर वापस जाते हुए दरिया जेहलम 2 मरतबा पार करना पड़ेगा और रास्ते में पुलिस चौकियाँ भी हैं। इसलिए हाफिज खुद दरिया जेहलम पार करके इसी तरह बाले को मलिकवाल के करीब चक दादन पहुँचा दे, जहाँ वो इसे ले लेगा। जब सारा कस्बा सो गया तो हाफिज ने कोठरी का दरवाज़ा खोला और दोनों कस्बे से निकलकर खेतों से होते हुए दरिया जेहलम की तरफ चले। हाफिज ने अपनी बीवी को बता दिया था कि वो रात को सरगोदे जा रहा है और दीनी काम के सिलसिले में पैदल ही लंबे सफ़र किया करता था। इसलिए बीवी इसकी रात के घर पर न रहने की आदत थी। घर से पैदल निकल कर वो किसी दोस्त के मोटरसाइकिल या किसी अनाज बराबर ट्रक से लिफ्ट लेकर सफ़र किया करता था। रात को हाफिज ताज्जुद पढ़ने के लिए उठा और कोठरी के दरवाज़ा खोल के बाहर लेकर चुपके से निकाल कर घर से बाहर कर दिया। फिर वह दोबारा घर में दाखिल हुआ और सफ़र की पोटली उठाकर बाहर निकला। बीवी भी दरवाजे तक इसके साथ ही थी, जिसने इसके पीछे घर का दरवाज़ा बंद किया। बाला अंधेरे में दीवार के साथ लगा हुआ था। हाफिज ने इसे साथ लिया और वो खेतों के रास्ते कस्बे से बाहर निकल गए। इनका रुख दरिया की तरफ था। दरिया के किनारे आकर दोनों ने अपने कपड़े उतारकर धोतियाँ पहन ली और कपड़े पोटलियों में रखकर पोटलियाँ सरों पर रख ली। दरिया पार करके दोनों ने अफजला मंडी बहुत दिन की हदूद में थे। इन्होंने धोतियाँ उतार कर खुश कपड़े पहन लिए और चलते रहे। 1-1.5 घंटे में पिंडी अलियानी के करीब पहुँच चुके थे। दोनों ने गाँव में दाखिल होने से गुरेज किया और गाँव के बाहर बहने वाले एक कस के पानी के से वज़ू करके फजर की नमाज़ पढ़ी। फिर वो मलिकवाल की जानिब वाली सड़क पर आ गए और लारी का इंतजार करने लगे। इस काम में खतरा ज़्यादा था, लेकिन हाफिज ने सोचा हुआ था कि अगर किसी ने बाले को पहचान लिया तो वो अनजान बन जाएगा। पुलिस की तफ्तीश शुरू दिखाएगा। कैसे बाले ने बताया था कि वो अतला करके भागा हुआ है। मजीद मसाइल की सूरत में वो अपने जैसे बदर के दोस्तों से रुजू कर सकता था। कुछ देर बाद एक लारी वहाँ से गुजरी तो दोनों इसमें बैठ गए। बाला चंद चादर से अपना मुँह लपेट कर बैठ गया और अचमिया के मकाम पर 2 पुलिस वाले भी लारी में बैठे, जिन्हें देखकर हाफिज और बाले का खून खुश्क हो गया। लेकिन पुलिस वालों ने इन पर कोई तवज्जो ना दी। खेतों पर के पार मशरिक़ से सूरज के उभरने वाली शफ़क़ धरती को नारंगी कर रही थी और खुली हुई खिड़कियों से तेज़ ठंडी हवा आ रही थी। लारी के अंदर बैठे मुसाफिरों पर नींद तारी थी और पुलिस वालों समेत इन पर कोई भी होशियार नहीं लग रहा था। थोड़ी ही देर में मलिकवाल से कुछ दूर सड़क किनारे उतर गए। कुछ दूर चकदादन नामी गाँव नज़र आ रहा था। किसी आदमी ने अपनी सुजुकी पिकअप सड़क के किनारे नीचे उतारी हुई थी। इसको नीचे लेटा हुआ था। हाफिज बाले को साथ लेकर इसकी पिकअप की जानिब बढ़ा और गाड़ी के नीचे लेटे आदमी को टांग को पाँव से ठोका देकर उसे उठाया। वो फताउद्दीन था। हाफिज ने बाले और फताउद्दीन को एक जिस्म तारीफ किया। फिर पोटली, पराठे और अंडे निकाल लिए। रात के पके हुए अंडे पराठे ठंडे ठार हो चुके थे, लेकिन तीनों को भूख थके हुए और भूख से मारे हुए थे। इन्होंने शौक से नाश्ता किया। फताउद्दीन अपने सफ़र के बारे में इन्हें सिर्फ इतना बताया कि मंडी बहुत दिन की दूध में खतरा ज़्यादा है, इसलिए वो मलिकवाल शहर के अंदर से नहीं गुजरेगा। मंडी के दूध से निकलने के बाद सुकून हो गया, क्योंकि दूसरे ज़िलों की पुलिस के पास अपनी हदूद में होने वाले मुकदमात में बहुत है। नाश्ते के बाद हाफिज ने इजाज़त ली, जबकि फताउद्दीन और बाला पिकअप में बैठकर फताउद्दीन बहुत देर तक पिकअप को उबड़ खाबड़ रास्तों पर चलाता रहा। फिर चक सईदा के मुकाम पर पक्की सड़क पर हो लिया जो मियानी जा रही थी। इस पक्की सड़क पर चलते हुए वे शाहपूर से आसानी से गुजर
गए। कापूर सदर से इन्हें मिलकर पाकर खुशाब में दाखिल हुआ। पुलिस चौकी वालों ने रोक लिया। बाले को खौफ, अपनी रगों में खून जमता हुआ महसूस किया, मगर फतादीन ने चौकी वालों से बड़े एतमाद से बात कर रहा था। वो गाड़ी से नीचे उतरकर कुछ देर इनसे बातचीत करता रहा। फिर गाड़ी में वापस आया, कुछ कागजात लेकर चौकी वाले को दिखाया और चौकी वाले ने कल करने बाल की तरफ देखकर पूछा, ये कौन है? फतादीन ने इसे अपना भतीजा बताया और तुमसे तो नहीं मिलता। एहलकार ने हंसकर कहा, अपनी माँ पर गया है। फतादीन ने कहा, वजाहत की। चौकी वाले ने उसे खलासी पाकर वो गाड़ी में बैठ गया। पुल पार गया तो बाले की जान में जान आई। अब वो झेलम दरिया इस सिंध के 2 आबे पे था। रात होने तक वो मियाँ वाली के एक कस्बे कुंदिया में पहुंच चुका था।